हाँ, तो अब आज हम दूसरी क्लास स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम सबसे पहले ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट और उसके बाद स्विच स्टेटमेंट के ऊपर देखेंगे। तो पहले आते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं कोई भी ऑपरेशन वगैरह या कोई हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या कोई कैलकुलेशन कुछ भी परफॉर्म करनी हो उनके लिए, या फिर कोई कंपैरिजन, इन सब के लिए ये ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। मुख्तलिफ तरह के होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन होते हैं, लॉजिकल होते हैं, मेंबरशिप होते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ही इनकी डिटेल में हम बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। जिस तरह ये जो दरमियान में इक्वल लगा हुआ है ना, ये इक्वल क्या कर रहा है, 34x को असाइन कर रहा है, वैल्यू असाइन कर रहा है। तो ये इक्वल ऐसा असाइनमेंट ऑपरेटर है कि x की वैल्यू 34 मिल रही है। हमेशा ये याद रखना, हमेशा वैल्यू राइट साइड से लेफ्ट साइड वाले को मिलेगी। जो राइट साइड पे लिखा होगा वो वैल्यू होगी, और वो किसकी होगी, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होगा उसकी होगी। हमने वेरिएबल पढ़े थे, वो उसमें क्या नाम है, इसी तरह किए थे कि उनकी वैल्यू कोई हम उसको दे रहे थे, नेम इक्वल टू अली अहमद, जिस तरह लिखा हुआ है, वेट इक्वल टू 3.4, कुछ भी हम वैल्यू देंगे वो उसको सेव अपने उसको जो असाइनमेंट दे रहा होगा ना, उसको वैल्यू असाइन कर रहा होगा, वो इक्वल कर रहा होगा, वो उसको ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जिस तरह इसे x इज इक्वल टू 34, तो x को वैल्यू क्या असाइन होगी, 34। इसको मैं अगर प्रिंट करूं तो x, तो मुझे x की वैल्यू मुझे दिखा देगा। पहले सेव कर लें डेस्कटॉप पे, डेस्क के नाम से कर लेते हैं, सेव, रन। 34 मुझे डिस्प्ले कर दिया, तो मतलब x 34 x को असाइन हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर। वो वेरिएबल सबने कल किए थे, इस वजह से असाइनमेंट ऑपरेटर तो सबको तकरीबन पता ही होगा। अगली हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह की। रिमाइंडर हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, फ्लोट डिवीजन हो गया, ये सारे इनके साइन हैं। ये कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। फिलहाल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को थोड़े देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जैसा कि हमने कल किया था, एडिशन, दो नंबर को ऐड करने के लिए आपस में यूज़ होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो जो हमने परफॉर्मेंस करने हो वो सारी की सारी इधर से अप्लाई होती हैं। जिस तरह x इज इक्वल टू 34, तो y इज इक्वल टू 40 कर दिया, तो x प्लस y जो है, इसके दरमियान में जो प्लस लगा हुआ है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जो इन दोनों को, इनकी वैल्यू ऐड कर रहा है, और ऐड करके ये z को असाइन कर रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल जी लग गया, तो मतलब कि x प्लस वाई जो वैल्यू है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर के जरिए अपना आंसर लाएगी, और अपना आंसर z को असाइन कर देगी, और मैं इसका प्रिंट आंसर देख लूँगा। फिर z 74 आ गया। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का है, माइनस, वो मुझे -6 दे देगा, और डिवीजन का है, वो कोई छोटा नंबर रखते हैं यार, आसानी हो, 40 कर दें, 4 कर देते हैं, तो वो मुझे 10.0 उसने क्यों दिया, मैंने डिवाइड का साइन अगर यूज़ किया है तो डिवाइड की वैल्यू वो मुझे आंसर फ्लोट में देगा, फ्लोट में देगा, फ्लोट में देगा। तो अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो वो मुझे आंसर किस में देगा, वो चेकआउट कर। उसने मुझे 160 दिया है, मतलब कि उसने इंट में मुझे उसका आंसर दिया है। और ये है और एक्स रिमाइंडर, अगर क्या नाम है, मैंने जिस तरह डिवाइड किया था 44 के साथ, डिवाइड किया था जब 40 को 4 के साथ, तो उसका आंसर आया था 10.0। अगर क्या नाम है,
इसकी जगह ये मैं साइन लगाऊंगा, तो रिमाइंडर जो एंड में बच जाता है ये मुझे वो डिस्प्ले कर देगा। इसका रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0। जारी बात है, फोर पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है 40 पे। अगर ये 40 पे पूरा पूरा डिवाइड ना हो रहा था, 38 लिख ले, तो ये मुझे आंसर क्या देता, 2। ये आंसर मुझे रिमाइंडर दे रहा है 2। अगर मैं वो डिवाइड वाला साइन लगाता तो वो मुझे पॉइंट्स में वैल्यू उसका पूरा का पूरा आंसर निकाल के देता। इसको मुझे डिवाइड में क्या करता, इसका मुझे पॉइंट्स में पूरा का पूरा आंसर निकाल के देता कि 9.5 इसका आंसर आ रहा है फ्लोट में। लेकिन अगर मैं डबल स्लैश यूज़ कर दूं तो वो क्या करेगा, मुझे पॉइंट गायब कर देगा। जो यूज़ होता है फ्लोट डिवीजन, इसी डिवाइड किसे कहते हैं, फ्लोट डिवीजन। इसमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यू सारी गायब हो जाती है, इंट में हमें आंसर देता है। इस वजह से ये डबल लगती हैं। प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, तो वो तो सिंपल था, वो चारों तो उसी तरह यूज़ होते हैं। ये चीज़ आ गई एक कि फ्लोट डिवीजन कि इसमें क्या आंसर देता है, जो डिवाइड में पॉइंट्स में अगर देता है ना, तो ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं देता। और जो परसेंटेज का मॉड था, ये रिमाइंडर देता है। ये दो चीज़ें साथ में आ गई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। अब हम आगे कंपैरिजन ऑपरेटर को साथ में देखेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करता है और हमें ट्रू फॉल की सूरत में कुछ आंसर डिस्प्ले कर दे, आगे दे देता है कि ये अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर आप आगे चलो। इस तरह के मैं स्टेटमेंट लगा देता हूँ, एक्स की वैल्यू 34 है और वाई की वैल्यू 4 है। अगर मैं z इज इक्वल टू ये मैं वैल्यू से दे दूँ x इक्वल टू वाई, ये मैं उसको दे दूँ, तो z के पास क्या आएगा, z के पास, चेक इट आउट, z के पास फॉल्स आ रहा है। फॉल्स का मतलब क्या है, ये इक्वल टू ऑपरेटर चेक करता है क्या लेफ्ट वाली साइड राइट वाली साइड के इक्वल है, दोनों तरफ आंसर इक्वल है। तो अगर इक्वल हो तो वो ट्रू दे देता है, नहीं तो फॉल्स देता है। कंपैरिजन ऑपरेटर ट्रू फॉल में ही हमें रिप्लाई देंगे। कुछ भी चीज़ होगी, इनको हम दो वैल्यू देंगे, वो दोनों का आपस में काम देखेगा और हमें ट्रू फॉल में ही जवाब देगा। तो इसने एक बार काइंडली दोबारा बता दें रेलिवेंट स्लाइड से ना, पहले वो टाइप हो रहा नजर नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, सही है। कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है ना, दो वैल्यूज कोई भी है ना, उन दोनों को आपस में कंपेयर करने के लिए होता है कि क्या मैं उसके बराबर हूँ या नहीं हूँ, तो या फिर मैं उससे बराबर नहीं हूँ, या मैं उससे ग्रेटर देन हूँ, या उससे स्मॉलर देन हूँ। इस सब से रिलेटेड जो वर्क होता है उस पे होता है। जिस तरह के मैंने अभी एग्जांपल दिखाई आपको कि इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं फिलहाल, 16 और 22 तक कर देते हैं, थोड़ा क्लियर नज़र आ जाए। ओके कर देते हैं। जिस तरह की मैंने अभी एग्जांपल दिखाई कि x की वैल्यू क्या थी, 38 थी, y की वैल्यू क्या है, 4। अगर मैं x इक्वल टू वाई लिखूंगा तो वो मुझे क्या करेगा, x की वैल्यू y की वैल्यू इन दोनों को देखेगा, और दरम्यान में इक्वल टू दो बार लिखा हुआ है तो वो उन दोनों को चेक करेगा कि क्या x y के बराबर है या नहीं। x अगर y के बराबर हुआ या ना हुआ, वो दोनों की सूरत हाल दे देगा। अगर x y के बराबर हुआ तो ट्रू दे देगा, और अगर x y के बराबर ना हुआ तो फॉल्स दे देगा। ट्रू या फॉल्स वो क्या करेगा, साथ ही मैंने ये बायर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ है, जो भी वैल्यू आएगी वो z को असाइन हो जाएगी। ट्रू आई है ट्रू असाइन हो जाएगी, फॉल्स आई है फॉल्स असाइन हो जाएगी, और z मुझे उसका आंसर दिखा देगा। जैसे अभी देखो x की वैल्यू क्या है, 38, y की वैल्यू 4 है। मैंने आगे कंडीशन दे दी, क्या x y के बराबर है, वो जो भी आंसर है वो z में उसने उस z को असाइन कर दिया, और z से मैं आंसर देख लेता हूँ कि z मतलब x y के बराबर नहीं है।
ये वो आंसर उसने दे दिया। इसी तरह जो दूसरा ऑपरेटर है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये नॉट इक्वल टू के लिए होता है कि अगर आपने चेक करना है एक्स वाई के बराबर नहीं है, क्या एक्स वाई के बराबर नहीं है, तो एक्स वाई के बराबर नहीं है, ये बात सच है, सच है मतलब ट्रू है, तो जेड को क्या मिल जाएगा, ट्रू। तो अब क्या आंसर वो डिस्प्ले करेगा, ट्रू। और अगली कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन की। ग्रेटर देन का साइन हमेशा राइट साइड की तरफ फेस करते होता है, जो भी वैल्यू हो उन दोनों का आपस में हो जाता है कि क्या x ग्रेटर देन y है, क्या x ग्रेटर देन y है, ट्रू है, सारी बात है, ट्रू है, x 38 है और y 4 है, तो x ग्रेटर देन y है, ट्रू है, तो ट्रू वो किसको साइन कर रहा है, z को साइन कर रहा है, और z हमें आंसर दिखा देगा, ट्रू। उसी तरह जो एक और ऑपरेटर है स्मॉलर देन का, उसके बाद स्मॉलर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू देख लीजिए, चलिए चेक कर लो, इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा, जारी बात है, वाई ग्रेटर देन थोड़ी है। आगे एक और चीज़ है कि स्मॉलर देन इक्वल टू दोनों चेक करें, अगर वाई एक्स के बराबर हो उस सूरत में भी जेड को ट्रू मिले, और अगर वाई एक्स के बड़ा हो तो उस सूरत में भी ट्रू मिले, या एक्स वाई से छोटा हो उस सूरत में भी ट्रू मिले। पहले क्या था, अगर क्या नाम है सिर्फ एक ये कंडीशन लगी हुई थी ना, तो अगर ये दोनों बराबर होते ना 4 4, तो ये अभी भी फॉल्स देता क्योंकि वो हमने सिर्फ एक ही चीज़ उसे बोली हुई है, लेकिन अब हमने कहा है या तो बराबर हो या तो क्या नाम है वाई एक्स से बड़ा हो, दोनों में से अगर एक चीज़ भी ट्रू है तो ट्रू मुझे दे दे। इसी तरह क्या नाम है ग्रेटर देन के लिए भी है कि अगर x ग्रेटर देन y हो या इक्वल हो, दोनों सूरत हाल में से कोई एक भी चीज़ ट्रू है, दोनों में से कुछ एक भी ठीक है, तो वो z को ट्रू दे दे, ट्रू उसमें दे दे। ये हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर के दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं, एंड और नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि दो आपस में जो आंसर निकल रहे हैं उन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, एंड उस सूरत में हमें आंसर, अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर आंसर वो हमें ट्रू देगा। इस तरह के अब ये था क्या, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, आगे मैं लिखता हूँ एंड x इज इक्वल टू y। यहाँ से आंसर क्या आएगा इसके पास, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, दोनों में से एक चीज़ ठीक है, मतलब यहाँ पर इस जगह ट्रू आ रहा है, और x इक्वल टू वाई यहाँ से भी ट्रू आ रहा है। जब दोनों जगह से ट्रू होगा तो z के पास अब क्या आंसर आएगा, ट्रू 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 ट्रू, एंड आंसर एंड की सूरत में दोनों अगर ठीक हैं तब ही क्या नाम है z को ट्रू मिलेगा, z को ट्रू मिल गया। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होता ना, मिसाल के तौर पर x ग्रेटर देन y, ये ट्रू है, इसको ट्रू कर देते हैं, ये इसको भी 40 कर देते हैं, x ग्रेटर देन y है, x y से बड़ा है, इसकी दोनों बातों में से एक बात तो सच होगी, मतलब ये ट्रू हो गया, लेकिन इस गरीब की क्या नाम है ये बात गलत होगी जी, एक्स वाई के बराबर है। एंड अब क्या करेगा, कहेगा कि भाई दोनों ठीक हो गए तो तब मैं इसको जेड को ट्रू करूंगा, जाने दूंगा, वरना नहीं जाने दूंगा। अब ये आंसर इसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स उसने कर दिया, क्योंकि एंड ऑपरेटर दोनों साइड को चेक कर रहा है कि दोनों साइड अगर ठीक है तो जाओ इस, लेकिन जो और है वो इसका उलट करता है और कहता है कि दोनों में से एक भी कोई ठीक है ना, चले जाओ, या तो ये वाला ठीक है। अच्छा जुएब भाई, जी एक छोटी सी बात बताएं, ये एंड और आपने इंग्लिश में लिखा है, ये ऑपरेटर नहीं यूज होंगे या ये सिंपल इसी से काम चल जाएगा? मैंने यही चीज़, अच्छा सही, अच्छा क्वेश्चन किया। पाइथन में एग्जैक्ट पाइथन मैंने स्टार्ट में बताई थी सिंपल इंग्लिश की तरह होती है, सी प्लस प्लस में वो दूसरी तरह के वो साइन लगता है एंड का, और वो पाइप वगैरह साथ में लगते हैं और वगैरह के लिए। इसमें डायरेक्ट
इसी तरह लिखा जाता है। एंड और नॉट डायरेक्ट इस तरह लिख के यूज़ किया जाता है, इसलिए ये इंग्लिश के ज़्यादा सही। बराबर होती है। आप डायरेक्ट लिखो एंड और यूज़ करो, बस एंड और एक इर्द गिर्द स्पेस थोड़ा रखना कि कोई वेरिएबल करो बीच में आप जोड़ देते होते हो, फिर आपके एरर आ जाते हैं। और सही हो गया। और ऑपरेटर क्या करता है कि पता है सबको कि दोनों में से कोई एक सिचुएशन ट्रू हुई तो वो ट्रू कर देगा कि भाई दोनों में से कोई एक भी ठीक होया तो आंसर ट्रू दे दे, आंसर ट्रू दे दिया उसने। ठीक है, अब आगे नॉट है, नॉट को भी देख लेते हैं। नॉट क्या करता है, इन दोनों का आंसर उलट दिखाता है। नॉट नॉट क्या करेगा, इन दोनों का आंसर उलट दिखाएगा। क्या कर रहा है, नॉट इस तरह नहीं यूज होता, नॉट एक ही सिचुएशन के ऊपर यूज होता है। नॉट एक ही सिचुएशन के ऊपर यूज होता है, जैसे कि z इक्वल है x ग्रेटर देन y, तो वो z तो इसका बड़ा लिख दिया मैं, हुआ या अब इसका उलट वो कर देगा नॉट, साथ मैंने नॉट लिखा है तो वो इसका उलट कर देगा फॉल्स। नॉट सिर्फ एक ही ऑपरेटर के साथ यूज हो जाता है, ये दो वैल्यू के कंपैरिजन का इतना नहीं आता है, इसका एक ही होता है। लॉजिकल ऑपरेटर ये हो गए। उसके बाद मेंबरशिप आते हैं इन और नॉट इन। इन और नॉट इन, तो जैसा कि अगर दो वैल्यूज हम लेते हैं, एक स्ट्रिंग नेम अली अहमद हसन, उसके बाद अब स्ट्रिंग हमारे पास क्या मौजूद है, अली अहमद हसन। पाइथन में सबसे मजे की चीज होती है ना कि स्ट्रिंग के अंदर भी हम सर्च कर सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यूज लिखी हुई है ना उनके ऊपर भी हम सर्च कर सकते हैं। इस तरह सर्च किया है, अब देखो अली अहमद हसन, उसने देखना है कि क्या अहमद हसन के अंदर लिखा हुआ है, नेम के अंदर लिखा हुआ है या नहीं, ट्रू। कि अहमद इन नेम, नेम के अंदर क्या है, अली अहमद हसन। उसने क्या किया है, अहमद को चेक किया है नेम के अंदर, क्या नेम के अंदर वो लिखा हुआ है या नहीं। उसने लिखा हुआ था, उसने बता दिया ट्रू। अगर ना लिखा होता, ना लिखे हुए अभी बताता हूँ, कोई दूसरा नाम लिखने में स्मार्ट, अब देखो ये स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिखा हुआ, इसलिए आंसर क्या डिस्प्ले उसने कर दिया है, फॉल्स। अब नॉट इन इसके उलट होता है, नॉट इन में ये क्या करेगा, उस्मान नॉट इन नेम, क्या ये बात ट्रू है, सारी बात है, सच है कि नॉट इन नेम, उस्मान नेम के अंदर नहीं है, तो ये बात सच है। स्ट्रिंग से रिलेटेड और भी इस तरह की बातें हैं, स्ट्रिंग पूरी की पूरी डिटेल से आपको भी पढ़ाई जाएगी। स्ट्रिंग में बड़ी चीज़ें आती हैं, अभी सिर्फ ये एग्जांपल के तौर पे स्ट्रिंग के अंदर से बता दी कि नॉट इन इनकी इतनी एग्जांपल और कोई मिल रही नहीं थी, तो थोड़ा सर बात सुने। जी। सर ये जहाँ पे आपने चेक किया है इसको कि चेक द अहमद इन नेम, ठीक है, आपने नीचे इसको प्रिंट करवाया है कि उस्मान नॉट इन नेम। यहाँ पे आपने जो प्रिंट लिखा है, प्रिंट की जगह चेक नहीं लग सकता कि भैया चेक करो कि उस्मान जो है वो मतलब नेम में है या नहीं है, प्रिंट ही क्यों लगा है? मतलब प्रिंट की जगह चेक भी तो लग सकता है ना, कि नहीं लग सकता? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अभी मैंने इफ स्टेटमेंट पढ़ाई नहीं है ना, अभी मैं इफ आगे जैसे जैसे पढ़ाऊंगा तो और भी बहुत चीज़ें लगेंगी, आप लगा सकते हैं बहुत कुछ। जी ठीक होगा। इफ स्टेटमेंट का काम यही होता है कि वो दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करता है और हमें अगर ट्रू हो तो वो स्टेटमेंट दिखा, प्रिंट आंसर दिखा देता है, नहीं तो एल्स में ले जाता है, एल्स इफ में ले जाता है, इस तरह आगे चलता जाता है। मैंने अगला टॉपिक अभी साथ में इसके आगे इस भी आएगा, वो पढ़ाऊंगा साथ में, वो तब आगे मैं जा रहा हूँ। अभी मैं जी ठीक सिर्फ है सर। सिर्फ क्या नाम है,
शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। स्ट्रिंग में भी ये अभी मैंने एक और चीज़ भी नहीं बताई, डॉट स्प्लिट भी इसके साथ लगा के अगर मैं दो वैल्यूज़ इंटर करना जो वो सब को सब, लेकिन फिलहाल अभी शॉर्ट जा रहे हैं कि बेसिक्स सबकी क्लियर हो जाए पहले, फिर उसके बाद हम और चीज़ें बताएंगे। ये तो इफ स्टेटमेंट में भी आपका ये ट्रू फॉल्स वाला मसला क्लियर हो जाता है। तो जैसा कि अभी हमने ओके बात कर रहे थे इन और नॉट इन की, अभी हम कर रहे थे मेंबरशिप ऑपरेटर्स की। तो अब हमने चेक क्या किया था, उस्मान एक स्ट्रिंग है, वो क्या इस नेम वाली स्ट्रिंग के अंदर मौजूद नहीं है? तो ज़ाहिर बात है नहीं है, ये बात सच होगी, तो उसने वो हमें प्रिंट करके दे दी। इस अभी ये चीज़ ट्रू होगी। अब इससे अगली चीज़ हम देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जैसे कि अब इफ स्टेटमेंट पर ही हम आए हैं कि इफ का काम क्या होता है। इफ स्टेटमेंट क्या करता है कि हमसे कोई वैल्यू देता है, उसको चेक करता है और उसकी स्टेटमेंट की बिना पर हमें कोई रिजल्ट डिस्प्ले करवाता है। और अगर क्या नाम है वो ट्रू हो तो रिजल्ट आता है, अगर ना हो तो वो एल्स इफ पे चला जाता है। इस तरह इफ एल्स आप जितने भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं और एंड में एल्स फाइनल आंसर डिस्प्ले कर दिया। जैसे कि अभी ये देखें, अगर हमें प्रिंट कर पहले कोई वैल्यू ले लेते हैं, नेम इज इक्वल टू, आसानी के लिए फ़िलहाल आपकी आसानी के लिए नंबर्स पे ही ट्राई करते हैं, नेम पे फिर वैसी स्ट्रिंग में आप कंफ्यूज ना हो जाए। नेम नंबर इज इक्वल टू 20 है, ठीक है। दूसरा नंबर ले लिया, नंबर 2 इज इक्वल टू मैंने ले लिया जी 30। दो नंबर ले लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्टेटमेंट के अंदर लिखता हूँ नंबर्स इक्वल टू नम 2। वो स्टेटमेंट चेक करेगा नम इक्वल टू नम 2 है, अगर है तो वो प्रिंट कर दे। प्रिंट यहाँ पर स्टेटमेंट लगा दी कि both numbers are equal, अगर है तो। अगर नहीं है उस सूरत में क्या करे, एल्स में आ जाए। फिलहाल इस एल्स का ही देखें, फिर अगली बात करते हैं, एलिफ वगैरह पे आते हैं। एल्स नंबर्स आर नॉट सेम, ये सेम डिस्प्ले कर दे। क्या स्टेटमेंट देगा, नम 2 इन दोनों की वैल्यू लेगा, उन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा कंपैरिजन ऑपरेटर के जरिए, और कंपैरिजन ऑपरेटर के जरिए वो फिर इफ को बताएगा कि इफ मैं ये ठीक है तो ये आंसर डिस्प्ले कर दो, नहीं तो एल्स ये वाला डिस्प्ले कर दो। इसका ये सिंटैक्स एक गौर से देख लें कि ये सबसे एंड में कॉलन लगेगा और उसके बाद एक स्पेस आगे, एक टैब आगे। ये देखें पीछे से ना, स्टार्ट से एक टैब आगे, एक टैब को एक बार क्लिक करें ना, इतना आगे, इससे आगे वो वहाँ पर उसको ऑटोमेटिकली पाइथन का इंटेंटेशन वहाँ से स्टार्ट होती है। अगर मैं इसको पीछे रखूँगा तो वो मुझे एरर देगा कि इंटेंटेशन एरर दे देगा, इंटेंटेटिव ब्लॉक्स बाहर है वो इसके, क्योंकि इसके खाली है इस वजह से उसने ये एरर दे दिया। ये देख लिया इफ स्टेटमेंट पाइथन में किस तरह होती है कि सिंपल इफ लिखा और इसके साथ जो भी स्टेटमेंट आपने कंपेरिजन चेक करना है वो लिखा, और एक टैब आगे जो भी आपका आंसर डिस्प्ले करवाना है वो लिख दिया। यहाँ पर अगर दोनों क्या नाम है इक्वल हैं तो दोनों को प्लस कर दो। प्रिंट इसी को करवा देते हैं, ज़्यादा क्या। अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों को प्लस कर दो, एल्स क्या कर दो, नम 2 से माइनस कर दो नम 1 को, नम को। इस तरह वैल्यू भी लिख सकते हैं हम। ठीक हो गया। अब वो कंपेयर करेगा तो उसने हमें आंसर दे दिया नंबर्स आर नॉट सेम, और उसने क्या कर दिया 30 - 20 कर दिया, नंबर 2 से नंबर 1 माइनस कर दिया।
क्योंकि एल्स स्टेटमेंट चली है, एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो जो लिखा हुआ था उसने वो सारा काम किया। इफ़ एल्स का साइंटेक्स और से देख लें, साइंटेक्स क्लियर हो गया। बाकी इफ़ एल्स तो तकरीबन सबको पता है कि क्या काम करता है। इसी तरह जो बीच में अगर मुझे एक और कंडीशन चेक करनी हो, जिस तरह की पहली कंडीशन थी इक्वल है या दोनों इक्वल होने चाहिए, ये चेक करें। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन एक और लगा देते हैं एलिफ के अंदर के नम ग्रेटर देन नम टू, ये चेक कर लेते हैं। अगर क्या नाम है नम ग्रेटर देन नम टू हो तो प्रिंट कर दे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, ग्रेटर। ठीक हो गया। पहले इफ में वो करेगा, नंबर नंबर वन नंबर टू इन दोनों को लेगा, इन दोनों को कंपेयर किया, उसने इक्वल चेक किया। अगर इक्वल थे तो वो अंदर जाता, लेकिन इक्वल नहीं थे, 20 और 30 थे, वो अब इधर से होते हुए आगे चला जाएगा एलिफ। उस पर क्या करेगा, नम को और नम टू को चेक करेगा क्या नम नंबर टू से बड़ा है या नहीं। अगर नम नंबर टू से बड़ा होगा तो वो ये कर देगा प्रिंट। अगर ये भी फॉल्स हुई तो फिर उसके बाद वो एल्स में जाएगा कि नंबर्स आर नॉट सेम। अब इसका आंसर डिस्प्ले चेक करो कि नंबर्स आर नॉट सेम। दूसरी वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी क्योंकि 20 30 से छोटा है, ग्रेटर नहीं है। अगर मैं इसका उलट कर देता, ये इसको चेक करता तो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, ये एलिफ वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो इसमें क्या होता है, पहले ये चेक किया इसके अंदर का, अगर ये अगर फॉल्स हो गया तो इसने जंप करके 6 लाइन पे आ गया, इसको चेक किया, ये अगर फॉल्स हुआ तो फिर वो इस पे आ गया। अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू हो गया ना तो वो उस वाले को प्रिंट करेगा और उसके बाद यहाँ बाहर जंप कर आएगा, यहाँ आगे काम शुरू करते हैं। ए इज इक्वल टू 10 प्रिंट, प्रिंट ए। ये नीचे जो प्रिंट मैं ये करा रहा हूँ ना, वो सिर्फ ये बताने के लिए कि ये बाकी चीजें सारी इग्नोर हो जाएंगी। यहाँ से अगर ये दोनों इक्वल निकल आए, दोनों इक्वल इक्वल कर देते हैं, दोनों अगर इक्वल निकल आए तो वो ये दोनों प्रिंट करेगा और उसके बाद ये वाली सारी स्टेटमेंट वो इग्नोर करेगा और उसके बाद 12th लाइन पे चला जाएगा वो रन करने के लिए। आंसर अब क्या डिस्प्ले कर दिए, ये देखो उसने दोनों को इक्वल चेक किया, प्लस किया और उसके बाद लास्ट लाइन पे 10 की वैल्यू डिस्प्ले कर दी। ये बात इफ की होगी। अब अगली चीज़ है इंटेंडेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटेंडेशन का मसला गौर से चेक करना कि वो कितना आगे है। जोहेब भाई एक बात, ये एलिफ फर्स्ट टाइम मैं इंट्रोड्यूस हुआ है मेरे सामने, तो काइंडली इसके बारे में बताया ना। मतलब पहले हमने इफ एल्स पढ़ा तो उसी में मल्टीप्लिकेशन आ जाती थी, इफ एल्स इफ जितना चलना था। तो इसमें एलिफ आया तो इसमें एल्स क्या, इफ, अगर हमने दो से ज्यादा हो तो फिर क्या वो होगा? एल्स इफ ही है ना, एल्स इफ। ये देखो ये भी वही है, इसका नाम छोटा कर दिया यार, और कुछ भी नहीं है। एल्स इफ ही लिखा हुआ है, यूं करके छोटा नाम कर दिया, एल्स इफ ही लिखा हुआ है। आप ये भी लिखोगे तो चलेगा, वो इसका नाम बस छोटा कर दिया उसने, ये बीच में क्लियर होता हुआ आगे निकल जाए। और जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें पैरेंथेसिस भी यूज इसमें नहीं हो सकती। और इंडेंटेशन गौर से देखना, इंडेंटेशन का मसला हो सकता है इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट आएंगी। पहले एक काम करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल करके चेक करते हैं अभी तक जितना हमने किया है उस सब के ऊपर। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूजर से क्या नाम है कुछ लेके चेक करते हैं कि कोई नंबर है, फर्स्ट नंबर इवन ऑड चेक कर लेते हैं, ये ठीक है। इवन ऑड का पूरा फंक्शन बनाते हैं। फर्स्ट नंबर है, उस इनपुट ले लिया, मुझे जारी बात है इंट में चाहिए तो मैं इसकी वो लगाऊं करूंगा, इंट में आंसर मुझे इसको ले लूंगा, इंटर
फर्स्ट नंबर क्या, नंबर एक ही चाहिए इवन और चेक करने को। तो इंटर द नंबर, इंटर द नंबर, नंबर हमने ले लिया। अब नंबर हमने चेक ले लिया है, तो अब क्या नाम है, वो क्या करेगा, नंबर को एक वेरिएबल लेते हैं इवन करने के लिए, इवन इज इक्वल टू नंबर परसेंटेज, क्योंकि जो भी अगर नंबर आएगा ना उसको डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो जारी बात है वो आंसर ठीक करेगा। अगर रिमाइंडर में उसको चेक करूंगा ना तो वो मुझे बता देगा कि क्या उसका रिमाइंडर कुछ बच रहा है या नहीं। तो वो मैं चेक कर देता हूँ परसेंटेज 2। ये एक पहली जो चीज़ हमने सबसे पहला ऑपरेटर पढ़ा था, पहला वो यूज़ हो गया। नहीं, सबसे पहला ऑपरेटर तो असाइनमेंट ऑपरेटर था, पहला वो यूज़ हो गया। दूसरा ऑपरेटर हमने यूज़ कर लिया, कौन सा था, नाम यार, नाम तो नाम कौन याद रखे यार, काम करो जब यार, चलो फिर भी पढ़ लेते हैं नाम बेचारे। अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर लिया, अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर लिया। तो उसके बाद हमने चेक किया कि क्या ये चीज़ अब चेक करें। यहाँ पर मैंने क्या किया है, नंबर को का मॉड निकाला है, रिमाइंडर निकाला है 2 के साथ। जो भी नंबर मैं इंटर करूँगा, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इंटर यहाँ पे करता हूँ, कमेंट में लिख देते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ, तो वो 4 को यहाँ पर लाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। तो 0 क्या आ जाएगा, इवन के पास आ जाएगा, इवन के पास आ गया। आगे मैं उसकी कंडीशन चेक कर लेता हूँ, इफ इवन इक्वल टू ट्रू, इवन के पास क्या वैल्यू ऐसे आ रही थी उस टाइम, कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या कर रहा था, वो 0 इसके बराबर चेक कर रहा था। तो इवन के पास कोई नंबर नहीं आ सकता, ये याद रखना। इवन के पास कंपेयर करके जो उसका ट्रू या फॉल्स कंडीशन है वो सिर्फ आएगी, इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रू लिखा है। तो अगर क्या नाम है इवन इज इक्वल टू ट्रू है तो वो क्या कर दे, जैसे देखो स्पेस मैंने आगे रखी है, टैब प्रिंट कर दे, प्रिंट कर दे, प्रिंट भी थोड़ा अच्छा करके लिखते हैं, पहले नंबर लिखते हैं, नंबर नंबर प्लस प्लस करेंगे तो वो तो स्ट्रिंग बन जाएगा, स्ट्रिंग के साथ यूज करेंगे ना, नंबर इज इवन, ये डिस्प्ले कर दे। एल्स में क्या करे, प्रिंट कर दे नंबर इज ऑड, ये प्रिंट कर दे। चलो चेक करते हैं कोई इशू हुआ तो। नंबर में एंटर करता हूँ 4 इज इवन, उसने नंबर लिया, उसका मुझे आंसर डिस्प्ले कर दिया। अगर मैं दूसरा लेता नंबर 5 लेता, 5 इज ऑड, उसने मुझे 5 डिस्प्ले कर दिया। अगर क्या नाम है इसकी मैं एक और चीज़ गौर से चेक करें कि अगर क्या नाम है यहाँ पर मैं ट्रू ना लिखूं, क्या है इवन के पास अभी क्या चीज़ वैल्यू है, इवन के पास ट्रू या फॉल्स कोई भी एक कंडीशन है। इफ क्या लेता होता था, मैंने आपको कुछ बताया था कि इफ लेता होता था ट्रू या फॉल्स, उसे और कोई लेना देना नहीं है कि आप उसको असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के कोई चीज़ चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसे से लेना देना नहीं है। इवन के पास ट्रू था, इफ को ट्रू मिल गया तो वो उसमें आ जाएगा, इवन के पास फॉल है उसको फॉल मिल गया तो वो एल्स को दे देगा। तो मैंने कुछ भी अब नहीं लिखा, इवन के पास वैल्यू डायरेक्ट दे रहे हैं बाहर से, अब भी मुझे वो आंसर डिस्प्ले करेगा 4 इज इवन। ये चीज़ किसी को समझ आई, क्लियर हुई। इवन के पास वो सिर्फ उसकी ट्रू या फॉल्स कंडीशन लेगा, उससे उसे लेना देना नहीं है कि मैं इसको इवन को चेक कर रहा हूँ, इवन इक्वल टू ट्रू कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। वो इस सूरत में भी वो उसके पास इफ के पास ट्रू कंडीशन जा रही है या फॉल्स जा रही है। अगर क्या नाम है यहाँ मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो फिर भी इवन के पास
जो भी नंबर होगा वो जाएगा। अगर मैं क्या नाम है इवन के लिए तो किया था, अभी इसको मैं ऑड के लिए भी दिखा दूं। अगर मैं 5 करूं तो 5 इज ऑड, वो मुझे फिर भी वो आंसर दिखाएगा। इवन के पास क्या आया था वैल्यू, फॉल्स आ गई, तो फॉल्स की सूरत में इफ क्या करता है, आगे अगले वाले को दे देता है, अगले वाले ने आंसर डिस्प्ले कर दिया। अगर क्या नाम है यहाँ पर मैं एलिफ लगा के चेक करूँ, एलिफ एलिफ भी कोई कंडीशन लेता है। एलिफ एलिफ अभी ये इसमें तो यूज दूसरे वाला कोई नया बनाते हैं। फिलहाल इसमें तो इफ एल्स का क्लियर हो गया। अब कौन से वाला बनाएं जिसमें 3 कंडीशन होती हैं। वेरिएबल कोई हम वेरिएबल स्ट्रिंग वगैरह पे चल लेते हैं, उसमें थोड़ा आसानी हो जाएगी। नंबर क्या इवन और तो सिर्फ 2 ही कंडीशन है इसमें, सोचें इतना। इंटर कोई स्ट्रिंग वगैरह में चेक करते हैं। नेम इज इक्वल टू नेम क्या कुछ लेवल चेक करते हैं। लेवल इज इक्वल टू इंटर योर लेवल, मैंने इनपुट पे लिख रही हूँ, इनपुट इंटर योर लेवल। लेवल के पास कोई वैल्यू आ गई, हमने इजी मीडियम हार्ड इन तीनों में से कुछ सेलेक्ट किया, चलो ये कर दिया, ठीक है। तो अगर इफ कंडीशन लगाई लेवल इक्वल टू यहाँ पर मैंने लिख दिया इजी, ठीक है। प्रिंट इजी की सूरत में योर लेवल इज सो इजी डिस्प्ले कर दे। अगर एलिफ में भी देना पड़ेगा कि लेवल इज इक्वल टू हार्ड, मीडियम कर लेते हैं पहले, मीडियम में चेक करते हैं। अब प्रिंट कर दे उस सूरत में योर लेवल इज मीडियम। एलिफ एक और लगाते हैं, एलिफ जितने दिल करे आप लगा सकते हैं। लेवल इज इक्वल टू हार्ड, प्रिंट कर दे योर लेवल इज हार्ड, ये डिस्प्ले कर दे। और इसी के आगे मैं अगर किसी ने कोई, क्योंकि इनपुट वैल्यू है तो इंसान कुछ भी ऐड कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन मुझे रखनी पड़ेगी एंड में कि अगर कुछ भी उल्टा सीधा प्रिंट करता है, वैल्यू एंटर करता है, तो उस सूरत में क्या कर दे, इनवैलिड शो कर दे, इनवैलिड लेवल। हो गया कि इजी मीडियम हार्ड में से कुछ करते हैं तो वो ऊपर से डिस्प्ले करे, नहीं तो क्या नाम है मुझे एल्स में ले जाए और बता दे कि कुछ गलत है। इंटर योर लेवल इजी चेक करते हैं, योर लेवल इज सो इजी, डिस्प्ले उसने कर दिया। अगर मैं हार्ड करूं, योर लेवल इज सो हार्ड। अब मैं अगर इजी बड़ा लिखूं, वो क्या कह रहा है, इनवैलिड लेवल। उसने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, वो कल पहली क्लास में डिस्कस हो चुका है। अगर मैं इसको इजी को की एबीसी भी चेंज करूंगा ना, तो वो मुझे उस पर भी एरर देगा। इसके लिए मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ साथ में, यहाँ पर अब जो हमने ऑपरेटर यूज़ किए थे ना, वो यूज़ करते हैं। और लेवल इज इक्वल टू इजी अब बड़े में लिख देते हैं, एक और लगा लेते हैं, और
लेवल इज इक्वल टू लेवल इक्वल टू फर्स्ट करेक्टर बड़ा, जिस तरह नॉर्मल लिखी जाती है इस तरह की सिचुएशन बना दी। इन तीनों में से अगर एक भी ट्रू है तो वो ही आंसर डिस्प्ले करेगा, और ये काम करता है ना। इसी तरह हम मीडियम के साथ भी लगा लेते हैं, और लेवल इज इक्वल टू मीडियम। मीडियम का फुल बड़ा लिख लेते हैं अभी, मीडियम, और बाहर लिखना था, और लेवल इज इक्वल टू मीडियम। इस तरह चेक इट आउट होगी। अब हार्ड में भी इसी तरह कर देते हैं, और लेवल इज इक्वल टू हार्ड, और लेवल इज इक्वल टू हार्ड। सारी की सारी कंडीशन चेक करेगा, लेकिन ये याद रखना है एल्स के साथ कुछ नहीं आता। एल्स के साथ कुछ लिखोगे तो वो अपने मारेगा, एल्स खाली आता है एंड में। अब ये कंडीशन चेक करेगा, इनमें से एक भी ट्रू हुआ तो चलेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एंड लिख देता हूँ तो उस सूरत में क्या होगा, वो फिर पागल वाली बात हो जाएगी, क्योंकि या मैं ये लिखूंगा या मैं ये लिखूंगा, दोनों में से एक ना एक ने तो फाल्स होना ही है फिर उस सूरत में। तो फिर ये इसने तो डायरेक्ट एंड वैलिड में घुसाना है, इसलिए एंड का ऑपरेटर यहाँ पर नहीं चल सकता। और ठीक है कि दोनों में से एक भी, तीनों में से एक भी ठीक है तो भाई वो दिखा दो। इजी आप इस तरह लिख के देखते हैं, योर लेवल इज इजी। और अगर मैं वैसे ही कुछ वैल्यू एंटर कर दूंगा तो इनवैलिड लेवल डिस्प्ले कर दिया। ये चीज़ें यहाँ पर होगी। इसी तरह ये चीज़ अगर आपने देखी है ना, यही चीज़ एग्जैक्ट किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी होती है ना, जो जिस तरह लॉगिन सिस्टम हो गया, साइन अप सिस्टम हो गया, किसी की भी बैक एंड पे जितनी सिक्योरिटी होती है ना, वो पीछे जो एक्सेप्शंस लगी हुई होती हैं वो इसी सूरत में लग रही होती हैं, और आगे लगाई जाते हैं, और सिचुएशन उसकी और हैवी करी जाती है जिस हद तक आप उसको लेके जा सकें। कि मिसाल के तौर पे अगर क्या नाम है ये जिसका माइक ऑन है ऑफ करे, अगर क्या नाम है कंडीशन चेक करते हैं, ये माइक किसका ऑन है ऑफ कर दे प्लीज। थैंक यू। अगर क्या नाम है वो जो सिक्योरिटी चेक करी जाती है वो इसी तरह चेक करी जाती है कि मिसाल के तौर पर जो यूज़र नेम है, फिलहाल इसको कमेंट आउट कर देता हूँ कमेंट ऑल के ज़रिए, बाकी जाके चेक कर लेते हैं। इस तरह के नेम इज इक्वल टू, जिस तरह जो अक्सर लिखा जाता है यूज़र नेम फेसबुक वगैरह में इधर भी, तो यूज़र नेम इज इक्वल टू ज़ुएब लिख दिया, पासवर्ड लिख दिया, पासवर्ड इज इक्वल टू कुछ भी लिख देता हूँ 1 2 3 लिख देते हैं। अब ये मैं आपको प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर में जिस तरह यूज़ होते हैं उसका थोड़ा कुछ बताने लगा हूँ, तो थोड़ा और से देखना। यूज़र नेम और ज़ुहेब मैं यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने खुद से अभी फ़िलहाल डिस्प्ले सेव कर दी है। अब मैं लोकल सा लेता हूँ, नेम लेता हूँ इनपुट के तौर पे, इंटर योर नेम, योर यूज़र नेम, और आगे ही पासवर्ड लेता हूँ। पासवर्ड इज इक्वल टू इनपुट लिया, पासवर्ड कुछ और नाम रखते हैं, डब्ल्यू पे चलो सेंटर में बड़ा कर देते हैं। पासवर्ड इज इक्वल टू इंटर योर अकाउंट पासवर्ड। अब क्या उसने किया है, ऊपर कर लेते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड जो मेरे डाटाबेस में सेव है वो क्या है, ज़ुएब है और 1 2 3 है।
मैंने रन टाइम पे उससे दो वैल्यूज ले ली हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड। अब वो क्या करेगा, इफ़ नेम इज इक्वल टू चेक करेगा, इनवैलिड खाली तो इसमें वैसे हो नहीं सकेगा शायद, इसमें चलो चेक कर लेते हैं खाली के। इफ नेम इज इक्वल टू एम्प्टी और पासवर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर यूज़र नेम पासवर्ड मैं दोनों में से किसी को अगर मैं सिर्फ यूज़र नेम लिख के पासवर्ड लिखे बगैर ही मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो वो मुझे मैसेज क्या देता है कि प्लीज़ इंटर योर पासवर्ड। तो इस सूरत में अगर दोनों के दोनों खाली हैं तो उस सूरत में प्रिंट कर दे के नो फील्ड या फिर नो वैल्यू रिमेन एम्प्टी। वो इस तरह मैसेज शो कर देता है दोनों खाली चेक करके। अब खाली तो चेक कर ली कि ठीक है जी खाली हो, पर खाली नहीं है, लिख दिया कुछ ना कुछ। अगली स्टेटमेंट वो चेक करता है, इफ नेम इज इक्वल टू यहाँ पर यूजर नेम लिख दिया, यूजर नेम, इफ नेम इज इक्वल टू यूजर नेम एंड, क्योंकि मुझे यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सेम चाहिए, इस सूरत में मुझे एंड लिखना पड़ेगा। तो इफ यूजर नेम एंड पासवर्ड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, दोनों कंडीशन चेक करेगा कि अगर दोनों ट्रू हैं उस सूरत में ही लॉगिन हो। अगर दोनों में से एक ट्रू है ना तो उस सूरत की भी अल्फ लगाते हैं बीच में, अलिफ। अलिफ नेम जो इंटर किया गया है वो इक्वल टू यूजर नेम के बराबर है, लेकिन जो है ना जो पासवर्ड है वो इसके बराबर नहीं है, वो उधर ही चेक कर लेगा। इस जगह फिर क्या एक और चेक कर सकते हैं, और क्या हम सूरत चेक कर सकते हैं, यूजर नेम कंडीशन आप अपनी मर्जी से सोच के जैसे जैसे जो जितनी हैवी आप कंडीशन आप लगाते जाएंगे ना उतना ज़्यादा सिक्योरिटी उसकी हैवी होती जाएगी। अभी मेरे दिमाग में फ़िलहाल कुछ भी नहीं आ रही, फ़िलहाल दो भी चलाते हैं कि अगर क्या नाम है खाली हुआ तो उसने ये प्रिंट कर देना है, तो बता देना है कि भाई खाली ना छोड़ो, और अगर क्या नाम है दोनों सेम है लॉगिन सक्सेसफुली लिख दे, सक्सेसफुली। हाँ हम नॉट वाली लगा सकते हैं, वो जी थोड़ा अगर क्या नाम है अलिफ, अलिफ क्या लिख रहा हूँ ये, इस सूरत में नॉट वाली कंडीशन नॉट इक्वल टू यूजर नेम और पासवर्ड नॉट इक्वल टू पासवर्ड, तो उस सूरत में प्रिंट कर दे इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड, सूरत में ये मैसेज डिस्प्ले कर दे। अगर क्या नाम है दोनों सेम हो तो उसी सूरत में लॉगिन सक्सेसफुली करे, और उसके बाद जैसे ही लॉगिन सक्सेसफुली होती जाए तो उसके बाद फेसबुक ओपन हो जाए, जो जो हमारा काम है वो सारा का सारा पूरा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए और उसके अंदर अंदर ही। नहीं तो आप साथ में एल्स में कंडीशन भी लगा सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, इनवैलिड एंट्री की कुछ भी लगा सकते हैं कि कुछ भी उसने गलत इंटर किया तो वो इस जगह आके डिस्प्ले कर दे। अब वो क्या करेगा, ये पूरा सिस्टम चेक करेगा। छोटी सी बात बताएं जी पूछें। एक छोटी सी बात बताएं, जिधर आपने लिखा है कि एलिफ वाली स्टेटमेंट में इफ यूजर नेम एंड पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू पासवर्ड, इधर यूजर नेम और पासवर्ड लास्ट में दोनों नहीं आएंगे एंड ऑपरेटर के साथ? क्या बात क्लियर बोला नहीं आपने, थोड़ा दोबारा बोलना। ये जो फिर कट गई है आपकी आवाज। इक्वल टू पासवर्ड है, हाँ इज पासवर्ड, नॉट इक्वल टू पासवर्ड, जहाँ पे जी जी वहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों नहीं आएंगे एंड ऑपरेटर के साथ?
यूज़र नेम एंड पासवर्ड, एंड ऑपरेटर के साथ ऐसा कुछ का। किसी को समझ आई हो तो वो दोबारा इस भाई की रिपीट कर दे भाई। यूज़र नेम और पासवर्ड बराबर कहना चाह रहे हो आप कि यूज़र नेम या पासवर्ड दोनों में से कोई एक ठीक हो तो? समझाता हूँ आपको। देखिए, आपने लिखा ना एलिफ स्टेटमेंट में कि जो नेम है हाँ वो इज नॉट इक्वल यूजर नेम एंड पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू पासवर्ड। इस स्टेटमेंट की मैं बात करूँ, ये हाँ। दोबारा समझा दें जरा। अब देखो, मैंने यहाँ पर यूज़र नेम लिखा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ इस जगह हैदर, हैदर इंटर करता हूँ, तो वो क्या करेगा, इधर आएगा, यहाँ पे यहाँ उसके पास क्या होगी, इस नेम के पास क्या वैल्यू होगी, हैदर। लेकिन यहाँ जो यूज़र नेम यहाँ से आ रहा है इसके पास क्या लिखा होगा, जुएब। ठीक है, हैदर नॉट इक्वल टू जुहेब, ये क्या है, नॉट इक्वल टू जुहेब, मतलब फॉल्स ट्रू है। है। हैदर हाँ, हैदर इज नॉट इक्वल टू, वो सही है ये बात। ट्रू है, सारी बात है, ट्रू है ना, हैदर जुहेब के बराबर नहीं जी है, ट्रू है। ट्रू होगी। उसके बाद पासवर्ड वो चेक करेगा, पासवर्ड भी क्या नाम है, नॉट इक्वल टू पासवर्ड, कुछ और पासवर्ड लिखा हुआ है, तो उस सूरत में उसने वो क्या डिस्प्ले कर दिया मुझे, इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। दोनों कंडीशन ट्रू आ गई। 123 पासवर्ड था, यहाँ पर मैं पासवर्ड इंटर कर देता हूँ 345। अब वो 123 और 345 जब आपस में मैच करेगा वो भी सेम नहीं निकलेंगे, तो वो मुझे क्या आंसर दे देगा, इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। इसके अंदर ठीक हो गया ज़ेब भाई, समझ आ गई। इसके अंदर मैं एक और कंडीशन भी चेक कर सकता हूँ कि अगर हैदर उसने ठीक लिखा है, हैदर कह रहा हूँ, अगर उसने ज़ुएब यहाँ पर ठीक लिखा है, यूज़र नेम पासवर्ड, यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम के बराबर है, लेकिन पासवर्ड गलत लिखा हुआ है, तो उस सूरत में क्या करे, उस सूरत में यहाँ पर और ऑपरेटर कर दे। उस सूरत में क्या होगा कि दोनों में से कोई एक भी गलत होगा तो वो ये आंसर डिस्प्ले करेगा, आगे नहीं जाएगा। दोनों में से अगर एक भी गलत, वो दोनों में से कोई एक भी ठीक होगा, मतलब कि नेम नॉट इक्वल टू यूज़र नेम, ये गलत हो गया अगर दोनों नेम बराबर आ गए तो, और पासवर्ड नॉट इक्वल टू पासवर्ड, ये अगर ठीक हो गया कि दोनों पासवर्ड चेंज हैं, 123 या 345, ये ट्रू हो गया, तो ट्रू की सूरत में और क्या करता है, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो तो वो ट्रू पास कर देता है। एलिफ को ट्रू मिल गई तो और उसने ये डिस्प्ले कर दी। और नॉट का काम ही उलट होता है, ये याद रखना। तो इस वजह से ये वाला काम थोड़ा उलट दिखा रहा है। और इसके बाद वो चेक करेगा यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों बराबर हैं, तो उस सूरत में लॉगिन डिस्प्ले कर देगा। ठीक, चलो रन करके चेक करते हैं। हैदर मैंने इंटर किया, इंटर योर अकाउंट पासवर्ड, पासवर्ड में गलत इंटर कर देता हूँ फिलहाल के, चलो पहले, चलो साथ दोनों ठीक है ना, दोनों में से एक ठीक करते हैं। पासवर्ड मैंने ठीक इंटर किया है, नाम गलत, वो क्या कर रहा है, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड कर दिया। इस तरह सिक्योरिटी वो बार बार, वो जो सॉफ्टवेयर जो भी हम जिधर की इधर भी लॉग इन करते हैं ना, वहाँ पीछे यही सिस्टम चल रहे होते हैं, इसी ऊपर और हैवी हम कर सकते हैं। अब मैं ठीक वाली वैल्यू इंटर करता हूँ, इंटर नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। ये अब ज़ुहेब मैं ठीक लिखता हूँ, लेकिन मुझे पासवर्ड भूल गया, पासवर्ड मैं गलत लिख देता हूँ, तो वो मुझे क्या कह रहे हैं, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। यहाँ पर आगे इसके अंदर ही आप एक और कंडीशन को आ सकते हो कि अगर इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड है तो यहाँ पर इफ लग के फॉरगॉट वाला ऑप्शन भी हो, जो फॉरगॉट स्टार्ट करवाना चाहो कि फॉरगॉट पासवर्ड की सूरत में क्या करना है, डू यू वांट टू फॉरगॉट योर पासवर्ड, उस सूरत में अपना नेम बताएं, ये जो ईमेल बताएं, जो अभी आप कंडीशन लगानी चाहें, वो इस तरह बीच में ऐड होती रहती हैं। ये था इसके ज़रिए थोड़ा बड़ा वो उसको क्या कहते हैं सॉल्व करके। आगे हम देखते हैं, ये हो गए स्विच ऑपरेटर। जी किसी ने पूछना पूछ। ये मेरा क्वेश्चन है कि ये जो पासवर्ड ले रहे हो इनपुट, हाँ, वो इंटीजर ले रहे हो, इनपुट वाले स्टेटमेंट के साथ इंट क्यों नहीं लगाया? पासवर्ड मैं इंट ले रहा हूँ,
पासवर्ड इंट है? 1 2 3 इंटीजर ही है। कहाँ इंट? मैंने तो नहीं इंट एंटर किया। इनपुट क्या वैल्यू लेता है? बेशक वो नंबर है। इनपुट की बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग। ये देखो ना, मैंने पासवर्ड को भी किस में रखा हुआ है? स्ट्रिंग की फॉर्म में रखा हुआ है। और यहाँ पर इनपुट में क्या ले रहा हूँ? ये भी इनपुट डायरेक्ट ठीक है मैं ऑटोमेटिकली इनपुट स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है। तो वो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग आपस में कंपेयर कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं इसको, सही मैंने वो कोड यहाँ पर अगर क्या नाम है, मैं नंबर रखता ना, नंबर यहाँ पर रखता, तो फिर मैं जो मुझे था ये था कि मैं इसको इंट कर देता। अच्छा क्योंकि इसमें ऐसे कर सकते हैं हम कि इनपुट में हम इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों ले सकते हैं। इनपुट में इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों ले सकते हैं, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अगर दो वैल्यू आपको चाहिए, जिस तरह ये पासवर्ड और नेम एक ही लाइन में आपको चाहिए, इंटर नेम और पासवर्ड, इस तरह कॉमा लगा के अलग कर दिया, यहाँ एक ही लाइन में मैंने कर दिया इंटर योर, लिख दिया नेम एंड पासवर्ड, ये लिख दिया, इसके आगे लिख दिया डॉट। नहीं एक वैल्यू इंट और एक वैल्यू स्ट्रिंग लें, ऐसे कर सकते हैं। मैं वही बताने लगा, ये दोनों की दोनों वैल्यू हमारे पास तो स्ट्रिंग की फॉर्म में ही आएंगी, लेकिन आगे हम चेंज कर लेंगे कि एक ही लाइन में अगर हमने दोनों वैल्यू ले ली स्प्लिट मैथड की स्पेस के ज़रिए। अब अगली लाइन में मैंने क्या किया, उसको चेंज कर लिया, यहाँ पर पासवर्ड को, उसकी कंडीशन मैंने चेंज कर दी, पास इज इक्वल टू इंट कर दिया, पासवर्ड इक्वल टू इंट कर दिया। पासवर्ड के पास अब मेरे पास जो वैल्यू पासवर्ड की आ रही है वो इंट की फॉर्म में आ रही है। मैं ले रहा हूँ एक ही लाइन में दोनों की दोनों वैल्यूज इसके ज़रिए, लेकिन क्या नाम है वो, इसको क्या नाम है, इंट में कन्वर्ट करके दे रहा है। वैसे अगर आप इसको भी इंट में करना चाहते हैं ना, इसको इधर से ही इंट में करना चाहते हैं, इधर से कर लेते, एक वैल्यू उधर से ऊपर से ही क्या नाम है नेम यहीं से ही आ जाता और साथ में हो जाता, तो भी ठीक था। अब अगली चीज़ देखते हैं, स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट पाइथन में नया नया ऐड किया गया, पहले क्या नाम है ये C++ तक ही था, स्विच स्टेटमेंट अब इसमें आई है। स्विच का क्या काम होता है, इफ स्टेटमेंट की तरह ही स्विच स्टेटमेंट काम करता है। जैसा कि अब इस स्टेटमेंट में हमने काम किया था ना कि इफ़ नेम इज़ इक्वल टू खाली और पासवर्ड इज़ इक्वल टू खाली, उसी तरह क्या नाम है एलिफ में मैंने चेक किया कि एलिफ में मैंने चेक कर लिया कि नेम इज़ नॉट इक्वल टू पासवर्ड। इफ़ स्टेटमेंट में वो क्या कर रहा था कि वो इसको चेक कर रहा था, फिर उसके बाद इस पे जा रहा था, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर जा रहा था। स्विच स्टेटमेंट इससे थोड़ा हटकर हो जाता है। तो जी भाई स्विच में तो बस वो एक को ही चेक करता है, अगर वो ट्रू आ जाए तो बाकी को छोड़ देता है। हाँ, यही काम इफ में भी यही काम करता है कि जैसे ही उसकी ट्रू हो जाए ना, यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर ही ट्रू मिल गया ना तो वो बाकियों को छोड़ के चला जाता है। इफ और स्विच में नहीं इन दोनों को, मतलब कंडीशंस तो सारी चेक करते हैं ना इफ एल्स। इन दोनों में मेन जो डिफरेंस है वो ये नहीं है कि ये छोड़ देता है, इफ भी छोड़ देता है। ये अगर क्या नाम है, इफ को यहाँ पर ही आंसर ठीक मिल गया ना तो ये एलिफ पर नहीं जाएगा। अगर क्या नाम है इफ को यहाँ पर आंसर ठीक नहीं मिला तो उस सूरत में ये एलिफ पे जाएगा। यहाँ पर उसको आंसर ठीक नहीं मिला वो फिर इस पे जाएगा, फिर उसके बाद उसको आंसर अगर ठीक फिर भी ना मिला तो फिर वो इस पे आएगा। स्विच ऐसा नहीं करता। स्विच क्या करता है, जैसे ही उसको आंसर मिली है वो डायरेक्ट जंप करके उस वाली जगह आ जाएगा जहां पर उसको आंसर एग्जैक्ट मिलता है। तो ये जब बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए जाते हैं ना जहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चल रही होती है, तो ये तब चीज़ें उस जगह देखी जाती हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम आपने बनाया है वो कितना टाइम लगा रहा है, वो किस वजह से लगा रहा है, वो उसकी चीज़ें चेंज करनी है, आपको छोटे से छोटा कोड करना है तो वहाँ फिर चेंजिंग करनी पड़ जाती हैं कि
यहाँ पर मैंने इतनी सारी इफ लगाई हुई हैं, तो इसमें क्या है कि वो एक एक लाइन रीड करके आगे जाता रहेगा। स्विच क्या करेगा, डायरेक्ट कह देगा कि भाई वो तीसरी वाली जो स्टेटमेंट थी ना तुम्हारी, वो ट्रू थी, डायरेक्ट उस पर जाओ, तो डायरेक्ट उस पर मैं आ जाऊँगा। तो ये वो काम और स्विच स्टेटमेंट कर देगा। जैसे कि अभी मैं करके दिखाता हूँ, तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैंने वैल्यू ले रही कोई नंबर ले लिया, फिलहाल नंबर इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं। फिलहाल नंबर 10 आ गया मेरे पास। अब वो करेगा मैच उसमें C++ में तो स्विच लिखते थे, इसमें मैच लिखते हैं। नंबर कंडीशन आई। अब वो केसेस बताएगा कि केस क्या है। केस अगर क्या नाम है, मैंने 1 इंटर किया है, 1 इसके पास केस है। इसमें क्या था, मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी थी, इसमें भी वो एग्जैक्ट उसी तरह कंडीशन लिखी जा सकती है कि इफ़ ए इक्वल टू बी वाली, इस तरह करके बी लिखी जा सकती है। फिलहाल नंबर्स में बता रहा हूँ, तो नंबर्स में ही दिखाता हूँ। इफ नंबर केस इज इक्वल टू 1, तो वो प्रिंट कर दे हियर या सिंपल 1 ही प्रिंट कर देते हैं, 1 प्रिंट कर दे बस। चल छोटा सा बना के दिखाते हैं। केस 2 में क्या नाम है, वो कर दे 2। इसी तरह तो केस 3 है, केस 3 छोड़े, फिलहाल केस 10 में ट्रैक कर दो। केस 10 में कर दे प्रिंट 10 करके दे। अगर क्या नाम है, इन सब में से कुछ भी नहीं है, तो केस जो डिफ़ॉल्ट हो वो सेट कर दें। जिस तरह उसमें एल्स सेट करते हैं ना, इसमें डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं। इस डिफ़ॉल्ट वो हमें प्रिंट करा दे, नो नंबर फाउंड, नंबर सिंटैक्स की एरर की जगह आया। एक मिनट मुझे चेक करने तो। -3 हुआ मेरे पास ना, ये 10 में आया था, शुरू से जैसे मसला है। और हैदर भाई ने अभी मुझे बताया कि इनका पाइथन शायद पुराना वर्जन होया हुआ है, तो इस वजह से एरर आ रहा है। मेरा लैपटॉप तो सड़ पड़ा है, उसमें लेटेस्ट वर्जन हुआ था। लेकिन फिलहाल आप अगर ये आपके पास आपने सबसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया हुआ है ना पाइथन का, तो ये आपके पास रन होगा। उसका ये बिल्कुल ठीक है, आप उसके पास अपने पास रन करेंगे तो ये आपके पास रन होगा। पुराना वर्जन होगा तो उसमें क्योंकि मैंने अभी बताया कि पाइथन न्यू में ये इंस्टॉल किया गया है स्विच स्टेट। पहले स्विच पाइथन में नहीं था, सिर्फ इससे ही काम चलाया जाता था। फिर स्विच को ऐड किया गया कि भाई थोड़ा ज़्यादा हैवी हो गया, थोड़े इसको टाइम कंज्यूमिंग से निकाला जाए। तो इस वजह से अगर आप इसको खुद से ट्राई करें, कोई मसला है तो ग्रुप डिस्कशन पैनल में आप बता दें, उधर भी हम बता देंगे। शुक्रिया। आज क्लास इतनी थी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ सकते हैं।